जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आजकल जो स्किन के रूटीन है वो इतनी सख्त हो गई हुई है और उसमें इतनी चीज़ें ऐड हो गई हुई हैं कि मैं अक्सर जब लोगों की रील्स देखती हूँ ना तो मुझे लगता है मुझे तो रट्टा मारना पड़ेगा कि भाई क्या कुछ लोग जो हैं वो अपने चेहरे पे लगाते हैं। मतलब सोने से पहले टोनर लगाएंगे, फिर उसके बाद सीरम लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर आई क्रीम लगाएंगे, उसके बाद फिर एक और क्रीम लगाएंगे। बल्कि पहले तो मैंने देखा नहीं कि मेरी अम्मी या मेरी दादी जो है वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी स्ट्रिक्ट जो है स्किन के रूटीन उसको फॉलो कर रही हूँ। पहले मेकअप भी बड़ा डिफरेंट होता था। आई रिमेंबर कि वो एक मेरी दादी जो है वो तिब्बत नो क्रीम वो लगाया करती थी, बड़ी ज़बरदस्त होती थी और कहती थी जिससे रंग भी बड़ा अच्छा रहता है, इससे स्किन बड़ी अच्छी रहती है। उसके बाद मेकअप में मैंने देखा कि जो एक स्टिक आती थी जो मुझे अपनी अम्मी की याद है, उस स्टिक में एक तरफ बेस का कलर था और एक तरफ जो है वो फाउंडेशन की भी, वो भी एग्जैक्टली क्रीमी स्टिक फॉर्म में होती थी। तो वो ब्लश ऑन होता था, वही ब्लश ऑन जो है वो आंखों पे भी लगा लेते थे और वो होंठों पे भी लगा लेते थे। फिर लिपस्टिक्स का भी एग्जैक्टली यही जो है वो सीन होता था। वो 3 डिफरेंट कलर की लिपस्टिक्स सब होती थी, एक तो आतिशी गुलाबी जिसे कहते थे यानी कि फुशिया पिंक, एक रेड होती थी और एक ब्राउन होती थी। उसके बाद ये सारी जो मैंने बचपन में देखी मैं अपनी जब मैं छोटी सी थी, क्योंकि अम्मी की ये लिपस्टिक तो बच्चों ने सबसे ज़्यादा ख़राब की होती है ना, तो मुझे अज़बर है कि अम्मी के पास कौन कौन से कलर की लिपस्टिक्स होती थी, कितनी अच्छी लिपस्टिक्स होती थी और मैंने फिर उनका क्या हाल किया। अच्छा, और साथ में फेशियल जो ऑफकोर्स ये होते थे, ब्लीच होती थी, ब्लीच कर लेते थे, फेस वैक्स होती थी और फेशियल होती थी। ये 3 चीज़ें मुझे पता थी कि ये 3 चीज़ें, और हमने भी देखा है कि जो हमारे घर में हमारी अम्मियाँ भी करा रही होती थी। लेकिन अब तो भाई एक वो जो नॉर्मल फेशियल होता है जिसमें पता होता था कि जी आपके मुंह पे पहले मसाज किया जाएगा, फिर स्टीम दी जाएगी, ब्लैक हेड्स निकाले जाएंगे, फिर आपके मुंह पे एक बड़ा सारा मास्क लगा के आपको जिन बाबा बना के बिठा दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका फेस वॉश करते थे और अंदर से प्यारी प्यारी आंटी लशक्ति पशक्ति निकलती थी। लेकिन अब अल्लाह अल्लाह इतने फेशियल्स आ गए हैं और हमें भी होता है हम पीछे ना रह जाएं, इतने महंगे महंगे फेशियल्स आ गए हैं। और आपको पता है इनमें से बहुत से फेशियल्स ऐसे भी हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। द वेरी ओवररेटेड ट्रीटमेंट्स, पर हम क्योंकि हमने सुना है, हमने उनकी रील्स बनती हुई देखी हुई हैं। भाई इन्फ्लुएंसर्स को तो पैसे मिलते हैं, ठीक है, आपको पैसे थोड़ी मिलने हैं, आपके तो जेब से पैसे जाने हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और कुछ दिनों पहले मेरी डिस्कशन भी हो रही थी, तुम्हारी बड़ी उनकी नामवर हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मध्य हम इस पर बात करते हैं। और मैंने कहा भाई ये बात करनी है कि मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कोई इस पर कभी बात ही नहीं करेगा। लेकिन आज वही तमाम तो सच हम आपके सामने रखेंगे, कौन कौन से मसाजेस हैं जो कराने चाहिए और कौन कौन से ओवररेटेड ऐसे हैं, मतलब कहीं आपने पागल नहीं बनना, ठीक है, कौन कौन से एस्थेटिक प्रोसीजर्स ऐसे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो आपको कराने चाहिए, और कौन कौन से आपने बिल्कुल जिसमें आना ही नहीं है, ये सारा आज हम आपको बताएंगे। तो भाई आज का शो आप लोगों ने मिस नहीं करना, और स्पेशली अगर मर्द हजरात देख रहे हैं तो आप भी गौर से देख लें, क्योंकि ऑफकोर्स पैसे तो फिर आपसे मांगे जा रहे हैं ना, जेब तो आप ही की खाली होनी, तो ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब आलिया फारूक साहिबा, तमाम तो लोग जानते हैं बहुत मारूफ ब्यूटिशियन है, और आलिया जी ने मुझे सजेस्ट किया कि मधिया हम इस पर ज़रा बात करते हैं। मैंने कहा यार अगर आलिया जी कह रही है ना तो फिर तो इसका मतलब है कि वाकई हम बहुत सारी जगहों पे हम बिला वजह अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइमा यासिर जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, खुशामदीद कहते हैं आपको। और साथ में हमारे साथ लुबना लाखानी मौजूद हैं जो कि CEO रेन फ्री स्पा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना एंड वेलकम टू माय शो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, वाकई आलिया जी मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो जो मैं देखती थी कि जो मेरे घर की जो बड़ी ख़वातीन थी वो चलें एक ब्लीच होती थी और एक फेशियल होता था, दैट्स इट। अब इतने फेशियल्स आ गए हैं, अब फेस जिम, अब ये भी आ गया है जी कि आपने मुंह पे पता नहीं कितने मुक्के शुक्के वगैरह कुछ चिपेड़ी मुंह की हुई होती है, वो कहते हैं जी मुंह जब लचक पशक तो सामने आ जाता है। तो आप कहते हैं यार इतनी चीज़ें, एक तो चिपेड़े भी खाएं ऊपर से पैसे भी दें तो ये कितने मार्केट में अभी जो वाकई इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं, क्या हमारी स्किन को वाकई इतनी ज़्यादा प्रोसीजर्स की ज़रूरत है? देखें, ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे एक मेरे ख्याल में अच्छी बात यह है कि इतनी जल्दी इनोवेशंस आ रही हैं। बाय द टाइम यू स्टार्ट वन ट्रीटमेंट और यू स्पेशलाइज इन वन ट्रीटमेंट, फ़ौरन ही दूसरी एक इनोवेशन आ जाती है। सो यू हैव टू कीप अप इन द इंडस्ट्री एज़ वेल। और सबसे ज़रूरी ये है कि क्लाइंट को वो देखना है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। हमने ये देखना है, हमने उनको अच्छे से एनालिसिस करना है स्किन का, उनका लाइफस्टाइल पूछना है, उनके अपने तौर तरीके पूछने हैं, उनकी पूरी रूटीन पूछनी है स्किन के हवाले से। अगर तो वो उसमें फॉलो करते हैं कि जो वो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर इट्स ओके टू डू इट।
बट अगर उनकी नीड ही नहीं है उस ट्रीटमेंट की, तो आई डोंट फील द नीड कि हमें उसको वो उनको बताना चाहिए। जो नीड है उनको स्किन की, हमें वो बताना है कि भाई आप ये कराएं अपनी स्किन के लिए। क्लाइंट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर इसलिए आते हैं कि जी मुझे हाइड्रा फेशियल कर दें क्योंकि मेरी सहेली ने कराया हाइड्रा फेशियल। अब हाइड्रा फेशियल के भी बहुत सारी किस्में हैं। मुझे वो वाला हाइड्रा फेशियल कराना है जिसमें उसने 10 टूल यूज़ किए थे, अच्छा, हाँ, प्रोब्स यूज़ किए थे। लेकिन डिफरेंट मशीन्स की डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। एक मशीन जो पहले सबसे पहला जो हाइड्रा फेशियल आया था, जो है अभी भी, विच इज़ द टॉप नॉच हाइड्रा फेशियल, विच इज़ एन अमेरिकन ब्रांड, वो मशीन ही कोई तकरीबन 60-70 लाख की आती है। अब फिर चाइना, माशाल्लाह से चाइना तरक्की कर रहा है। चाइना ने वो 5000 की मशीन भी निकाल दी, चाइना ने 25 लाख की मशीन भी निकाल दी, चाइना ने 5 लाख की भी निकाल दी। अब सिस्टम तो सबका एक ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसमें सीरम्स जो यूज़ हो रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं यूज़ हो रहे। जो 60 लाख की मशीन आती है उसके अपने सीरम्स हैं, उसको आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। वो सील्ड आती है, वही मशीन को लगती है और वही आपने यूज़ करना है। जो चाइनीज़ मशीनें आ रही हैं, जो बहुत सारे सैलॉन्स में यूज़ हो रही हैं आजकल, एस्थेटिक्स में भी यूज़ हो रही हैं, क्लिनिक्स में भी, उनमें सीरम्स आप खुद डाइल्यूट करते हैं और फिर आप उसकी कीमतें रखते हैं कि 3000 का फेशियल हो गया हाइड्रा फेशियल, कोई 5000 का हो गया, कोई 12000 का हो गया, कोई 15000 का हो गया। अब क्लाइंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक 4000 का फेशियल भी कर रहा है, मतलब मैं 4000 का कर रही हूँ, 5000 का कर रही हूँ, वो 10 फ़र्क क्या है तो हाइड्रा फेशियल। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि आप सीरम्स प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे। जो मैं 3000 वाला हो सकता है यूज़ कर रही हूँ, मैं सीरम यूज़ ही ना कर रही हूँ क्योंकि वो कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। सही, सलाइन वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, फेशियल कर दिया। सबसे पहले बहुत सारे सैलून ओनर्स जो हैं वो ब्लीच करवा देते हैं। अब जब आपने ब्लीच करा ली तो आप तो वैसे ही चमक गए, फिर उसके बाद आप पानी फेरें, सलाइन वाटर फेरें, आपका चमकेंगी ना आप। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड फेशियल एंड अ बैड फेशियल। अच्छा, आपने ब्लीच के वाले से बात की, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, मैं अक्सर लोगों की स्किन देखती हूँ जली हुई होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो ब्लीच का भी है। मतलब ये पैचेस चलने ठीक है, हम लोग की एशियन की स्किन ऐसी है कि जी हमारे आएंगे, पिगमेंटेशन होगी, लेकिन ब्लीच का कितना इसमें किरदार है? ब्लीच का बहुत बड़ा रोल है। जस्ट इमेजिन कि हम अपने कपड़ों को उस ब्लीच से बचाते हैं क्योंकि वो पहले हमारे कपड़ों का कलर फेड करती है और फिर वो कपड़े वहाँ से इतने वीक हो जाते हैं कि टेयर ऑफ हो जाते हैं। तो वही चीज़ हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं जो कि 1000 टाइम मोर सेंसिटिव है देन योर ड्रेस। मतलब ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ लगा रही है। एग्जैक्टली। तो ब्लीच का तो बहुत ही डेविस्टेटिंग रोल है स्किन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और जो स्किन को बर्न कर रही होती है, सुपरफिशियल लेयर्स को तकरीबन बर्न कर देती है और उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, कहते हैं हमारे बाल ना गोल्डन हो जाएं, गोल्डन बाल कर लेना। हाँ, तो वो मुझे बताएं कि उसका कोई ख़ास होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर ब्लीच आप सजेस्ट करती हैं? ब्लीच तो बनती है आपकी 10 वॉल्यूम में। अब लोग गोरा होने के लिए, या सैलून ओनर्स जो है, ओनर्स की बात करें, मतलब जो स्टाफ होता है वहाँ पे, वो 20 डाल देंगे क्योंकि क्लाइंट ने कहा जी मुझे गोरे होना है। भाई क्लाइंट ने कहा है, बट तुम खुद तो भी अपनी अकल इस्तेमाल करो ना कि हमें 20 के साथ तो बाल कटता है, कलर जो है, तो जो बालों का रंग काट रहा है, जो इसको फेड कर रहा है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा। ये तो हमारे यहाँ पे ब्लीच का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम पहले ही बड़े ब्लीच से होते हुए ना, बट बाहर आप जाके अगर ब्लीच मांगे हैं तो दे डोंट नो व्हाट ब्लीच इज। अच्छा, हमने वाकई उनकी तो वाकई गोल्डन वाला, हमने खुद बचपन से जितने भी ऐड देखे हैं कि 15 मिनट में हो गई मैं बहुत गोरी गोरी हो गई, तो हमें लगता था कि ये जो ब्लीच क्रीम जो चीज़ है ना कि बड़ी ज़बरदस्त है और यही है। तो आप मुझे बताएं कि आपने इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट देखा और आप इसको कैसे रेट करती हैं ब्लीच? ओके, सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि हम रेंट्री पे ब्लीच करते ही नहीं हैं, फेस पे, बॉडी पे करते ही नहीं। वो जो सलॉन्स हैं जो फुल बॉडी ब्लीच कर रहे हैं, फुल फेस ब्लीच कर रहे हैं, वो इसलिए कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि आपका मकसद गोरा होना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना एक खूबसूरत स्किन, इवन टोन, कोई पिगमेंटेशन नहीं, लाइट डार्क टोन्स नहीं। तो हम ब्लीच करते नहीं, हमें इतने ही कॉल्स आते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लाइक बिकॉज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज कि हाउ बैड इवन 10 वॉल्यूम ब्लीच इज फॉर योर स्किन। नंबर 1, एजिंग को फास्ट कर देता है। आपको पता है ये बात? देखें,
बहुत इजी होता है कि मैं ब्लीच लगाऊं और बोलूं कि क्या रिजल्ट मेरे फेशियल ने दिया है। क्लाइंट्स को बताते तक नहीं है लोग। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम ये करीना कपूर वगैरह को देख रहे होते हैं ना, तो ये इंडियन जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं। अच्छा, डॉक्टर उम्मे राहिल भी रेडी होगी, मैं चाहूंगी उम्मे आपको माइक लग गया तो आप भी हमें आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। उम्मे आप ठीक हैं? हमेशा एकदम हशाश प्रशाश और वो बैक गियर लगाए हुए मैंने भी माशाल्लाह माशाल्लाह से, टच वुड। अच्छा हाँ जी, क्योंकि हम देख रहे थे ना करीना कपूर वाला, ये आप जितनी भी इंडियन एक्ट्रेसेस हैं इन्होंने चेहरे पे ब्लीच कराई थी, इनके गोल्डन बाल नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज़ कि आप इस वक्त बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो दे दिया आपने और अपने आपने क्लाइंट को हैप्पी कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, उसकी एजिंग को फास्ट कर रहे हैं, उसकी स्किन की तय को जो लेयर्स होते हैं उनको वैनिश कर रहे हैं। सो मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को यही बताती हूँ, थिंक लॉन्ग टर्म। क्या ये इनके बालों के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है? क्या ये इनकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है? और इसीलिए कि कोई मिसयूज़ हो भी नहीं कभी, हम सिंपली करते ही नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक ब्लीच इज़ नीडेड एट ऑल for your face, for your body, at all. So what we do is it's need based. Everything is need based. For example, अगर कोई मुझे फ़ोन करता है कि my daughter is just 16, 17, 18, क्या वो फेशियल शुरू करवाए? And I always tell them that every procedure should be need based. क्या आपकी ज़रूरत है? कि black और ये नहीं भूलिएगा कि हर औरत की ज़रूरत डिफरेंट होती है। कुछ औरतें एक सर्टन लेवल ऑफ लुक चाह रही होती हैं, एंड सम women are happy the way they are. So हमें ना क्लाइंट जो हैप्पी है ना, उसकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और हमें कहना चाहिए ओके लेट्स नॉट पुश दिस क्लाइंट, इनको ये चीज़ में हैप्पी हैं, आप इस चीज़ में रहें। और अगर कोई और हायर रिजल्ट चाह रहा है तो फिर आप उनको वो प्रोसीजर्स ऑफर करें जो हायर रिजल्ट देते हैं। सो नीड बेस्ड एंड नो ब्लीच प्लीज। अच्छा, मुझे उम्मे आप बताएं, आप क्या सजेस्ट करती हैं? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो लेज़र से डर रहे होते हैं कि उनको तो हमने लेज़र नहीं कराना, तो आप ब्लीच सजेस्ट करती हैं, आप लेज़र सजेस्ट करती हैं, या फिर आप बालों के जो रिमूवल के लिए आप क्या चीज़ सजेस्ट करती हैं? देखिए, पहली चीज़, अगर आप जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आपके पास टाइम भी कम है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा सेफ रहे, उसमें डैमेजेस ना हो, ब्लीच बिल्कुल नहीं करना है। होम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्किन देखते हुए और कर क्या रहे हैं इस्तेमाल, ये देखना चाहिए, लेकिन लेज़र सेफ़ है। लेज़र, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लेज़र कौन सा करवा रहे हैं और किससे करवा रहे हैं। सिर्फ मशीन जिसके पास है वही लेज़र नहीं कर रहे हैं, लेज़र टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, लेज़र आपने उससे करवाएं, उसको लेज़र करना आता, वरना स्किन जला भी देंगे वो। बिल्कुल। और स्किन बर्न भी हो जाती है बहुत बुरी तरह से। मैंने तो सुना आजकल लेज़र की वजह से वो स्किन पे सफ़ेद बाल भी आ रहे हैं, लोगों के बहुत जल्दी चेहरे पे जो सफ़ेद बाल आ रहे हैं, हाँ। तो उसमें एक बड़ा किरदार लेज़र का भी है। देखिए, लेज़र में पता नहीं क्यों कह रहे हो, सफ़ेद बाल के होने के बहुत सारे रीज़न डिफरेंट हैं। कि अगर हम देखें हमारी डाइट क्या है, हम कॉस्मेटिक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, स्किन केयर पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कि आप देखें आईब्रोज के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, लैशेज भी सफ़ेद हो रही हैं। अब हमने कहा चलो जी लेज़र पे नाम डाल दो, ऐसा नहीं है कि अच्छा उन बालों को, सफ़ेद बालों को टारगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एडवांस जो लेज़र है वो सफ़ेद बालों को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अपने अनवांटेड हेयर से जान छुड़ाना चाहते हैं तो लेज़र सबसे सेफ है। बाकी जो चीज़ें उसके साथ, लाइक अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, डॉक्टर्स मौजूद है, लेकिन साथ साथ मैं होम ट्रीटमेंट या उनको रूटीन केयर लाजमी बताती हूँ, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो बाल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। सही। अच्छा, आप बताएं, यहाँ पे बात हुई आली जी लेज़र की, हमें वाकई नहीं पता, जो लेज़र कराने वाले होते हैं हमसे भी देख रहे होते हैं कि अच्छा जी किसके पास कम पैसों में फेस का लेज़र मौजूद है, हम पैसे देख रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि अच्छा जी कि हमें कौन सा हमारी स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर है। और कहीं के तो मैं लोगों को देखती हूँ, लोग कहते हैं जी कि इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई कर दो कि बस बाल मेरे एक बार सड़ जाए, वो ये नहीं देखते स्किन सड़ गई है, तो कौन सा? जो स्किन जलती है लेज़र के साथ वो तो फिर अनरिपेयरेबल है, उसका तो हल ही कोई नहीं है। और दूसरा ये कि देखें, एक फेशियल जो लेज़र है वो लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है, इट्स अ हेयर रिडक्शन सेशन। इट डजंट रिमूव योर हेयर कम्प्लीटली, इट्स अ रिडक्शन करता है, वो रिड्यूस करता है आपकी हेयर ग्रोथ को। हमारे मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों में। इलेक्ट्रोलिसिस एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कम्प्लीटली रिमूव करता है बालों को, क्योंकि वो जड़ में जाके जो है वो ब्लड को एग्यूलेट करके सर्कुलेशन ख़त्म कर देता है। इलेक्ट्रोलिसिस तो फिर मेरा ख्याल एक्सपेंसिव होगा। नो, इलेक्ट्रोलिसिस इजंट एक्सपेंसिव। देखें, जिस चीज़ से आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक्सपेंसिव नहीं होती, आपको एक फ़ायदा हो रहा है ना। आप थ्रेडिंग वैक्सिंग करा रहे हैं, आपने रुएं से शुरू कराया थ्रेडिंग वैक्सिंग, उसके बाद आपका मोटा बाल निकलना शुरू हो गया,
फिर आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएं या लेज़र का, आप हेयर रिडक्शन की तरफ जाएं या आप हेयर रिमूवल की तरफ जाएं। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट, हाउ मच मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट। ये सब इन्वेस्टमेंट्स है ना, पैसे ज़ाया नहीं करें। पैसे आप तब ज़ाया करें जब आप किसी क्वैक के पास जा रहे हैं या किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जो लेज़र की इंटेंसिटी आपको लगानी चाहिए थी वो लगी नहीं, तो ताकि वो सेशन ज्यादा होते रहे। आलिया जी, मैं तो देखती हूँ छोटे सैलून्स में भी, छोटे पार्लर्स में भी लोगों ने मशीनें रख ली हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है रावलपिंडी से उस्मा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी उस्मा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने रिंकल के लिए, मेरे माथे पे रिंकल्स आ गई हैं, मेरी एज है 33। अच्छा, 33 आपकी एज है और आप कह रही हैं कि आपके माथे पे रिंकल्स आ गए हैं। जी, और मेरे स्किन पे भी ना बहुत हाइज के नीचे भी रिंकल आ गए हैं, तो मैं इसके लिए चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज़ अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए क्योंकि फिर मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। और मुझे उसमें ये बताएं कि आपने वैसे आप खुद कौन कौन से ट्रीटमेंट करती रही हैं या कराती रही हैं? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं खुद पार्लर वाली, मुझे पता है। अभी भी आप ब्लीच की बात करें, मैंने कभी ब्लीच इस्तेमाल नहीं की, कुछ भी इस तरह की चीज़ में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मुझे ये सारी जितनी डॉक्टर पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप भी खास तौर पे ये जो सामने अभी आ रही हैं ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो सारी आ रही है अभी तो लोग डॉक्टर मेरा ये ये मुझे बहुत पसंद है और आप बहुत मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास, मैंने बहुत दफा कॉल मिलाई, मेरी मिली नहीं है। चले, आज कॉल मिल गई ना तो आप परेशान ना हो। अच्छा, बस आपके ये इशू है कि आपके माथे पे आप कह रही कि बहुत वो हैं आती है रिंकल्स आते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, कुछ मैंने देखा कि इलाके की बात होती है, तो रावलपिंडी, लेकिन रावलपिंडी से आगे अगर हम बेल्ट में ज़रा ठंडी बेल्ट की तरफ चले जाएं, वहाँ ज़्यादा रिंकल, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब लोगों के चेहरे पे जल्दी जो है वो रिंकल्स आना शुरू होते हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि रिंकल्स कौन कौन से इलाके के लोगों को भी ज़्यादा आते हैं और जल्दी रिंकल्स आने की क्या वजह होती है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मज़े का, क्योंकि देखिए भाई, हमें तो लग रहा होता है कि जो भी चीज़ मार्केट में नहीं आएगी ना, चाहे हमें इसकी ज़रूरत हो या ना हो, मैं फेशियल ट्रीटमेंट्स के वाले से बात करी, हमें होता है हम जाके भाई वो जाके ट्रीटमेंट ले लें ताकि देख लें कि हम पे भी ट्रीटमेंट कैसे असर करता है। लेकिन हर ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं है और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि हो रहे हैं वो ओवर हाइप्ड हैं, वो ओवर रेटेड हैं। तो आपने हर जो है ना ट्रैप में नहीं आ जाना। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हमें कॉल आई थी और जो हमारी कॉलर थी उसमें रावलपिंडी से, वो कह रही थी कि जी उनकी 33 साल उनकी एज है और उनके माथे पे आने लग गई हैं रिंकल्स। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या माथे के रिंकल्स जो हैं उसके लिए उनको कि बुटॉक्स या फिलर्स की ज़रूरत होगी, या आप सबसे मैं जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करो। अच्छा, डिपेंड करता है कि माथे पे रिंकल की क्या वजूहत हैं। अगर तो माथे पे रिंकल उनके एक्सप्रेशन मसल्स की वजह से हैं, ओवर एक्सप्रेशंस की वजह से हैं, और अब वो डायनामिक है, यानी वो आ रहे हैं जा रहे हैं, जब वो एक्सप्रेशन देती हैं तो आते हैं और नहीं देती तो वो रुक जाते हैं। तो इन दैट केस हम बूटॉक्स कर सकते हैं। बूटॉक्स फॉर अपर फेस इज़ FDA अप्रूव्ड, सो इट्स सेफ टेक्निक। और इससे ये है कि इनके एक्सप्रेशंस थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर तो बिल्कुल फाइन लाइंस हैं, बिल्कुल फाइन लाइंस हैं, हल्की हल्की से आते हैं, बिल्कुल आना शुरू हुए हैं, तो उसके लिए PDRN इंजेक्शंस होते हैं, एक्सोसोम्स होते हैं जो फाइन लाइन एंड रिंकल को रिमूव करते हैं। बट हाँ, अगर एक्सप्रेशंस इतने उन्होंने यूज़ किए मसल्स कि अब वो स्टैटिक लाइंस हो गई, यानी वो एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे, तो उनके माथे पे भी लाइंस हैं, क्राउ फीट्स यानी साइड पे आंखों की लाइन बन रही हैं या आंखों के नीचे लाइंस बन रही हैं, तो उसके लिए फिर उनको फिलर्स की समटाइम ज़रूरत पड़ सकती है या फिर उनको कोलेजन बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, फोरहेड पे और आंखों का भी कह रही थी ना, शायद रिंकल्स हैं उनकी, है ना। तो डिपेंड करता है स्किन टाइप क्या है, कौन से एरिया में रह रही हैं, उनकी अपनी स्किन रूटीन क्या है, डेली क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन वो क्या करती हैं, मॉइस्चराइज़र्स कितने लगाती हैं कि जो भी लोशन पड़ा हुआ वो लगा लिया मुंह धोने के बाद, दिन में कितनी दफ़ा मुंह धोती हैं, फेस वॉश से करती हैं, व्हाटएवर। सो ये सारी चीज़ें एक पूरी एनालिसिस होती है स्किन की कि आप क्या क्या कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं, किस तरह मैनेज कर रही हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है और डिहाइड्रेटेड है तो आपकी फाइन लाइंस बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी स्किन में ऑयल नहीं है, ऑयली स्किन नहीं है,
तो फिर आपकी थोड़ी सी बचत हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑयल का कंटेंट हमारी स्किन में इतना होता है कि वो उसको मॉइस्ट और हाइड्रेट रखता है और रिंकल्स आपके इतनी जल्दी नहीं पड़ते। बट ये जो आई एरिया है, हमारी गर्दन है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ग्लैंड्स ही नहीं है, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे रिंकलिंग आपकी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आजकल के ट्रीटमेंट्स के मुताबिक जो है माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि कोलाजन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है, खुद ब खुद जनरली प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो इलास्टिन प्रोड्यूस करता है जो कि टाइटनिंग और फर्मिंग का इफेक्ट देता है। हाइलुरोनिक से बेसिकली की जाती है ये जो भी सीरम कॉकटेल्स आप बनाते हैं माइक्रो नीडलिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप। तो माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा, लोग बहुत डरते हैं कि ये सुइयाँ चुभोएंगे आप हमारे मुंह में, हमें दर्द होगी, रेडनेस होगी, बट माइक्रो नीडलिंग बड़ा सेफ ट्रीटमेंट है जो कि ओवरऑल बहुत सारी स्किन कंडीशंस को ठीक कर देता है 1-2 सिटिंग्स में। फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो यूज़ करना बहुत ज़रूरी होते हैं ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन पे। हाइलोरॉनिक हो गया, रेटिनॉल हो गया, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा करते हैं। ये मैं देख रही थी आली जी, ये अभी मतलब कुछ सालों में आए, मैंने नाइसिनामाइड, हम हाइलोरॉनिक एसिड हम सभी देख रहे होते हैं, मतलब पहले हमने ये इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या ये जो इतने हम महंगे महंगे सीरम्स खरीद के अपने मुंह पे लगा भी रहे हैं, तो क्या इससे हमारी फेशियल की नीड कम होगी? फेशियल की नीड देखें, फेशियल जो है वो एक लग्जरी ट्रीटमेंट है, ठीक है, नेसेसिटी नहीं है, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। अगर आप घर में अपने प्रोडक्ट्स ठीक यूज करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, तो फिर तो आपका चल ही रहा है ना सिलसिला सारा। बेसिक नेसेसिटी क्या है हमारी स्किन की? एक्सफोलिएट करना, डेड स्किन उतारना, फिर जो सीरम्स हम अप्लाई करते हैं, वट एवर सीरम यू हैव, हाइलोरॉनिक है, नियासिनामाइड है, रेटिनॉल है, ये सारे वो सीरम्स हैं जो स्किन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये बहुत पहले से हैं, अवेयरनेस अभी आई है। ओके ओके। हर प्रोडक्ट के पीछे अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो ये सब कहानी लिखी होती है। they were always a part of your हाँ, routine. they're always a part आपकी of अम्मी भी जो skincare. पहले यूज करती थी क्रीम्स, उनके अंदर थे। अब कंपनियों ने क्या किया, उनको सेपरेटली सेल करना शुरू किया है। तो नाइसिनामाइड एक्चुअली हैज बीन देयर फॉर एवर। तो देयर द प्रोडक्ट्स जो अब हाईलाइट कर रहे हैं, अब हाईलाइट किए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? हम तो पागल बनने में पता नहीं चल रहा है। वो एक पहले क्या होता था कि आप एक क्रीम लेती थी और उसके अंदर 20 इंग्रेडिएंट्स होते थे एक साथ, जिसमें नाइसिनामाइड वाज अ पार्ट ऑफ इट। नाउ कंपनीज मे बी इट्स अ मार्केटिंग गैजेट एज वेल के उसको सेपरेट करके अब क्या आप 10 सीरम्स लगा रहे हैं, पहले ये लगाया वो लगाया, इंस्टेड ऑफ दैट वन क्रीम विच माइट हैव हैड ऑल ऑफ इट। बट देन इससे फायदा ये हुआ है कि नाउ यू कैन पिक एंड चूज दैट विच वन डू आई लाइक, विच वन वर्क्स फॉर मी, और मेरी एग्जैक्ट नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो 35 ईयर ओल्ड हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि पहले उनकी स्किन की एनालिसिस हो, क्योंकि 35 पे रिंकल्स आना इज अ लिटिल सरप्राइजिंग, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी बहुत एक्सटेंसिव बोटॉक्स या उसकी नीड है। आई थिंक व्हाट शी नीड्स इज अ प्रॉपर होम केयर एंड मे बी अ कपल ऑफ गुड फेशियल्स, मे बी माइक्रो नीडलिंग। और दूसरी बात है कि अपने आप को वैसे हाइड्रेट भी साथ में ये रखना है, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर से आपको बता सकते हैं। अब मुझे बताएं, ये जो भी हम इतने सीरम्स वगैरह की बात भी करें, ठीक है, अच्छी बात है, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और अपनी स्किन केयर करनी चाहिए। पर आप मुझे बताएं, मैं आजकल छोटी छोटी लड़कियों को देखती हूँ जो 14-15 साल की होती हैं, वो भी अपनी माओ से, बल्कि शायद मैं ज़्यादा आपको एज बता रही हूँ, इससे कम उम्र की बच्चियाँ माओ से कह रही होती है जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये सीरम भी चाहिए। अगर हम इतनी अर्ली एज से अपनी स्किन को एक्सपोज कर देंगे इन तमाम तर चीज़ों से, तो मुझे बताएं कि फिर ये जो बच्चे आगे 30 साल में पहुँचेंगे, 40 साल में पहुँचेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग विच इज़ ऑन सोशल मीडिया इज़ पेड, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को सेंस ही नहीं है। मेरे पास इवन आते हैं, ट्रस्ट मी, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, दादी के साथ। अब दादी इज़ इंसिस्टिंग, डॉक्टर बताइए इनको नीड नहीं है, लिटरली शी हैज़ अ फ्लॉलेस फेस एंड शी डजंट नीड एनीथिंग। और वो कहने लगी नहीं फला इन्फ्लुएंसर ने कहा है और इससे रंग साफ होगा और इससे ये होगा। मैंने कहा बेटा यू आर जस्ट ग्रोइंग अप, आप अच्छी डाइट लीजिए, आप अच्छा खाइए, विटामिन सी इंटरनली लीजिए, आपकी खुद ब खुद स्किन अच्छी होगी। एंड दादी इज सेटिस्फाइड कि डॉक्टर हैजंट रिकमेंडेड एनीथिंग। तो द थिंग इज दैट कि बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि जो भी इंस्टा पे, फेसबुक पे सेल हो रहा है, एवरीथिंग इज पेड। आपको पे किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर को पे कर रहे हैं,
तो वो इतने फ़ायदे बता रही हैं। द थिंग इज़ दैट जो 33 इयर्स की, जैसे इन्होंने बताया 33 इयर्स पे फ्राउन लाइंस आना जो है इट्स वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है। इट शुड बी कमिंग आफ्टर 40 इयर्स और 42, 45। अगर अर्ली एजिंग है, सबसे पहले नोट करना ज़रूरी है कि इनको थायराइड का इशू है या नहीं है। उसके बाद जो है वो होगा कि ड्राई स्किन तो नहीं हो रही, यहाँ की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन तो नहीं है, टी जोन तो एक्स्ट्रा ड्राई नहीं हो रहा। उसकी डायग्नोसिस के बाद जो है पता चलेगा विटामिन डी का लेवल कितना है, खाना का इंटेक क्या है। दूसरा ये कि ऐसी चीज़ें लेती हैं जो कि बायोस्टिमुलेंट्स हों, यानी आपका कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छा हो रहा। अब कोलेजन इंडक्शन अगर अच्छा नहीं है, वो कौन सी चीजें होंगी बता दें जो खाने चिया सीड, फ्लैक्स सीड और फॉक्स नट्स, ये बहुत अच्छा जो है आपका कोलेजन इंडक्शन कराते हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहले इनसाइड आउट ट्रीटमेंट होता है। ये सारे ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव हैं। इवन जो फेशियल्स होंगे वो इस एज पे या किसी भी एज पे उस वक्त इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जितने फेशियल्स हैं ना, दे आर वेरी एडवांस लग्जरियस फेशियल। आप जो भी ऊपर से डाल रहे हैं उसको होल्ड करने के लिए अंदर पावर कितनी है। अगर वो आपकी पावर नहीं है तो आपका फेशियल ग्लो विल स्टे ओनली फॉर 2 to 3 days, ठीक है। उसके बाद आपकी वैसे ही स्किन हो जाती है, ठीक। द थिंग इज दैट कि अगर आपके पास इंटरनली वो पावर, होल्डिंग पावर, वो कौन है, आपका थायराइड बैलेंस होना चाहिए, आपका विटामिन डी का लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका CBC बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल परफेक्ट हो, बट द थिंग इट शुड बी ऑन ऑप्टिमल लेवल, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपकी सही नहीं हैं तो आप कुछ भी ऊपर से ले लें, आपको 2 to 5 days का ग्लो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें सॉर्ट आउट करनी बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स भी जब हम खा रहे होते हैं और हम ये जब सही टाइमिंग्स पे सही चीज़ के साथ ना खाएं और बहुत सारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो तो उनका भी कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह वो जो आपने क्वेश्चन किया कि ना ये जो बच्चे यूज कर रहे हैं या बड़े भी यूज कर रहे हैं, नियासिनामाइड इज नॉट फॉर एवरीवन, रेटिनॉल इज नॉट फॉर एवरीवन। आपको डॉक्टर से एनालिसिस कराकर, आजकल बहुत अच्छे AI टूल्स आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं जो कि पूरे फेस का एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे नियासिनामाइड लगा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके रेटिनॉल के चंद ड्रॉप्स लगेंगे, यहाँ पे वो भी ट्वाइस वीकली या वंस वीकली नहीं लगाना, फुल फेस पे नहीं लगाना होता। नियासिनामाइड भी नहीं। लोग जो शरबत की बोतल जाती है ना, वो कि उन्होंने बहुत ही बड़ी उतनी बोतल की ले नियासिनामाइड वाली, बिल्कुल वो आपको नहीं लगाना होता। विटामिन C भी स्पेसिफिकली सिर्फ उन एरियाज पे लगाना होता है जो आपके टैनिंग हो रही हो, जहाँ पे आपकी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो रही हो। तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। पागल बन रहे थे पूरे मुंह पे थोप। सारी चीजों में हर इंग्रेडिएंट की, जैसे विटामिन A है, उसकी परसेंटेज भी होती है। परसेंटेज आप कितनी लगाए, मैं 0.5 लगा रही है, 1 लगा रही है, मुझे असर नहीं पड़ रहा, ये फौरन फटाफट जवान हो रही है, तो वो भी फर्क है ना। और किस कंपनी का लगाना है, परसेंटेज कितनी लगानी है, ये सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं दे सकते। हाँ प्लीज भाई, इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वो बाद में कोई और प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है शबनम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शबनम जी क्या पूछना चाहेंगी? मदीहा बात कर रही है जी? मदीहा बात कर रही है? जी मदीहा बात कर रही हूँ। अच्छा मदीहा, मुझे पूछना ये था कि मेरी एज 40 है जी। और मैंने फोरहेड पे बोटॉक्स करवाया था एक दफा, और मुझे जो अभी प्रॉब्लम है वो मेरी मैरियोएड लाइंस होती है ना, जो चिन के पास, जो हमारी लिप्स के पास 2 लाइंस सी बन जाती हैं, थोड़ी ये ग्रूविंग सी बन गई है, ठीक है। और मुझे जो है इसी समझ नहीं आ रही कि मैं किसी से पूछती हूँ, डॉक्टर जो कंसल्ट मतलब ऑनलाइन ही करती हूँ, तो उनसे पूछती हूँ तो उनसे वो कहते हैं कि आप जो है वो फिलर करवा लें, कोई कहता है कि आप मॉर्फिस करवा लें, और मतलब डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट जो है वो मुझे ओपिनियन दे रही होती हैं, ठीक है। और मैंने वो भी करवाया था एक दफा, लास्ट ईयर करवाया था मैंने लिफ्ट के लिए, थ्रेड करवाया था, थ्रेड लिफ्टिंग भी करवाई है। अच्छा, आप कोई रिजल्ट नहीं आया, और ये जो मैरियोएड लाइंस है ये स्टिल वैसी की वैसी ही है। तो मुझे तो लगता है जैसे ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो है वो वेस्ट ऑफ द मनी है, और ये बस जस्ट फॉर द बिजनेस पर्पसेस जो है वो मोस्टली डॉक्टर्स इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप सिर्फ ये बता दीजिए, जो आपने मैरिनेट लाइंस पे बोटॉक्स करवाया था? नहीं मैरिनेट लाइंस पे नहीं करवाया था, मैंने फोरहेड पे करवाया था और क्रोज फीट पे करवाया था। चले ठीक है, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट से भी ले लिए मैं, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्होंने भी थोड़ा सा जल्दी कर दिया। हाँ 40 की बात कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आप 40-45 मिनट 40 की बात कराएं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं। हमने अपनी अम्मियों को तो देखा है कि तो अम्मी तो कमेटियाँ भी डालती थी, क्यों? ताकि
एक अपना घर होना चाहिए, क्योंकि इंसान को वो कहते हैं ना कि जितनी भी आप एफर्ट कर रहे हों, आपको होता है कि भाई छत अपनी होनी चाहिए। और फिर इसलिए लोग जो हैं उनकी कोशिश होती है कि वो एक इन्वेस्ट भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में करें जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर उनको अपने लिए और अपने बच्चों की सेफ्टी भी और उनको उनका सुकून भी दिखाई दे रहा होता है। तो इसी वजह से आज हम बात करेंगे पार्क व्यू सिटी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं नईम अब्बास वड़ाइद साहब, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है पार्क व्यू सिटी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वड़ाइद साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आजकल हर ज़बान पे पार्क व्यू सिटी का नाम भी, हर बड़े कम अरसे में पार्क व्यू सिटी ने एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा मंजब अपना नाम बना लिया है। इसके पीछे आपको सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मदिया। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इनवाइट किया पार्क व्यू सिटी को। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रही हैं। ये जो पार्क व्यू सिटी का ये जो सफ़र है, ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ, एक सिंपल सोसाइटी से स्टार्ट हुआ, और ये सफ़र एक आइकॉनिक, एक डेस्टिनेशन प्लेस बनने तक बड़ा ही रिमार्केबल रहा। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। इसके पीछे सबसे पहले तो ये है कि इस्लामाबाद की ये जो पार्क व्यू सिटी जिस जगह पे है, ये बड़ी प्राइम लोकेशन है। मारगला के पहाड़ों में घिरी हुई ये जो वादी है, ब्लू एरिया से आपका जो ब्लू एरिया से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो और सबसे बढ़ के इसमें जब से पार्क व्यू सिटी में फाउंटेन्स भी लगा दिया और खूबसूरत हो गया। तो इसका जो सबसे बड़ा जो था, इसका जब आपने इसमें हमने ऐड किया डांसिंग फाउंटेन डाउनटाउन इस्लामाबाद, जब इसमें ऐड हुआ तो ये एक रिमार्केबल एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के जो है ना वो हार्ट विन किए। तो ये इसके साथ साथ आप ये देखें कि डांसिंग फाउंटेन भी ऐसा है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन है, और इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट था नहीं, तो इस वजह से भी ये बहुत सक्सेसफुल गया। सही। अच्छा, ये चैलेंजिंग कितना था वैसे आपके लिए कि इतने कम वक्त में लोगों का इतना एतमाद हासिल करना, और साथ में मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स के वाले से बताएं कि मजीद आप इसमें और क्या कुछ ऐड करने वाले हैं? अच्छा मदिया, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, अगर आपको याद हो तो मैं अपने व्यूअर्स को और आपके तरफ से बताना चाहूँगा कि जो डांसिंग फाउंटेन है, ये हमने 2023 के दिसंबर में इसको ऑन एयर इसको जो है इस प्रोजेक्ट को लाइव किया था। तो ये बड़ा टफ़ टाइम था, ओवरऑल पाकिस्तान इकॉनमी पे भी टफ़ टाइम था। स्पेशली अगर आप बात करें तो रियल स्टेट पे बहुत ज़्यादा टफ़ था। ओवरऑल एक टर्माइल, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी मुल्क में। तो इस वक्त इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आना और उस पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था। और स्पेशली फिर आप जब उन हालात में जब आप देख रहे हैं कि ओवरऑल एक मुल्की हालात टफ़ हैं, इकनॉमिकली भी आपके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इन हालात में आपके लिए किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसे लगाना, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, ये मैं कहूँगा जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सिटी ने ये किया, और ये सिर्फ 90 डेज़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया था। कि इवन हमने जब ये प्रोजेक्ट किक स्टार्ट किया था, जो चाइनीज़ थे तो उन्होंने कहा था कि हम तो फाउंटेन लगा लेंगे लेकिन आपसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये 90 डेज़ में ये कंप्लीट भी हुआ, लाइव भी हुआ, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन। अच्छा, ये सिर्फ लोग समझते हैं ये सिर्फ एक डांसिंग फाउंटेन है, ये जो कंप्लीट एक जो डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट है, ये जो कमर्शियल हब बना है, ये ऑल टुगेदर 800 कमर्शियल इन वन सिंगल प्लेस है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा कमर्शियल हब नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये डांसिंग फाउंटेन के साथ साथ ये एक आपके लिए बिजनेस एक्टिविटी, ये कमर्शियल हब होगा, ये एंटरटेनमेंट होगी, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकेंगे। तो ये ऑल टुगेदर वन प्लेस पे ये सारा कुछ आपको मिलेगा। अच्छा वैसे साहब, मुझे बताइएगा कि हाल ही में हमने डेवलपमेंट चार्जेस के वाले से अवाम के कुछ खदशात देखे थे, तो आपके इस वाले से क्या राय है? अच्छा जी, वेरी गुड क्वेश्चन। होता इस तरह से है कि रियल स्टेट में जो है, जब भी रियल स्टेट के साथ जो है डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इसके एक आप कह लें कि एक इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये रियल स्टेट का है कि जितने भी डेवलपर जब भी डेवलपमेंट करते हैं, अभी आपने जिसका वर्ड ही डेवलपमेंट चार्जेस है, तो जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो वो मैंडेटरी होता है। तो हुआ ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का ये जो सफ़र है, ये जो रिमार्केबल सफ़र है, ये सिर्फ 7 ईयर का है। आप 2018 से लेके 2025 तक देखें तो पार्क व्यू सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है 7 ईयर में 10 to 11 रेजिडेंशियल ब्लॉक डिलीवर कर दी, अदर दैन दिस डांसिंग फाउंटेन एंड डाउनटाउन इस्लामाबाद। तो ये जो सफ़र होता है ना, ये ऐसे नहीं तय हो जाता। अच्छा, होता क्या है कि रियल स्टेट में जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये सारे ही डेवलपर लेते हैं, ABC, XYZ जितने भी डेवलपर हैं, टॉप से लेके जितने भी हैं, ये एक वाइटल रोल है जो हर एक ने लेना ही लेना है, आपने पे करने होते हैं। बट पार्क व्यू सिटी ने एक बड़ा डिफरेंट वे में किया कि हमने क्या किया, हमने पहले डेवलपमेंट की,
बाद में डेवलपमेंट चार्जेस लिए। अच्छा होता ही है, मैं मदिया आपको बताना चाहूँगा कि पार्कव्यू सिटी ने जब ये लॉन्च किया था तो यहाँ पे प्लॉट की प्राइस थी कोई 30 लाख 35 लाख। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे प्लॉट की जो प्राइस है वो 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख है। ये जो प्राइसेस में इतना बड़ा जंप आया ना, ये पार्कव्यू सिटी की जो कमिटमेंट है, जो पार्कव्यू सिटी की डेवलपमेंट है, जो पार्कव्यू सिटी ने ये डांसिंग फाउंटेन, ये जो 7 ईयर में 10 रेजिडेंशियल 11 रेजिडेंशियल ब्लॉक डिलीवर कर दिए हमने, मोर 1000 ऑलमोस्ट कोई 7500 रेजिडेंशियल प्लॉट्स डिलीवर कर दिए, लोगों को पोजेशन दे दी है। इस वक्त वहाँ पे रिहाइश भी है, वहाँ पे आपके कमर्शियल यूनिट्स भी बने हुए हैं। तो होता ये है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, लेकिन पार्कव्यू सिटी वाहिद सोसाइटी है, वाहिद ऐसा डेवलपर है कि जिसने पहले डेवलपमेंट की बाद में डेवलपमेंट चार्जेस मांगे। होता यह है कि लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप प्लाट खरीदते हैं, आपके पास आ जाते हैं आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ कि अब हमने डेवलपमेंट करनी है। जो डेवलपर 99% डेवलपर ऐसे करता है कि वो जैसे ही प्लाट बेचता है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद आपको कहता है कि आप हमें डेवलपमेंट चार्जेस दे दें। पार्कव्यू सिटी ने पहले डेवलपमेंट की, पहले डिलीवरी की और अब कहा कि अब आप पोजेशन भी ले सकते हैं और साथ आप हमें डेवलपमेंट चार्जेस पे दे दें। और इस प्लस ये है कि ये पोजेशन के साथ मर्ज कर दिया। सही, मुझे बताएं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए पार्कव्यू की जानिब से क्या ऑफर है वैसे? अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी ऑफ़र तो ये है कि देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्क में रहते हैं तो उन्होंने अपने सारी उम्र एक बड़ा लाइफस्टाइल देखा होता है, एक उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी में रहा होता है जहाँ पे उनको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। तो पार्कव्यू सिटी इज़ दी ओनली प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको एमिनिटीज़, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास हर सहूलत मिलेगी। और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली बताऊँ मदिया कि हमारे पास जितने भी इस वक्त हमारे इन्वेस्टर या जितना भी हमारा क्लाइंट है जो वो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और पार्कव्यू सिटी का ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऑफिसेज़ है, हमारा ऑफिस दुबई में हमारा अपना एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ऑफिस है, हमारा सऊदी अरेबिया में ऑफिस है, यूके में ऑफिस है। तो ओवरसीज़ क्लाइंट को हम सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पे भी उनको फैसिलिटेट करते हैं, और अगर जो हमारे ओवरसीज़ ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे हमारा स्टाफ ऑल द टाइम अवेलेबल होता है तो उनको हम वहाँ पे भी फैसिलिटेट करते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि वो बाहर के ममालिक में जब बैठ के उनकी हार्ड अर्न मनी होती है तो वो कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आ जाए। हमारी जो हमारी ऐसा ना कि ऐसी जगह प्लॉट ले लें, खुदा ना खासा जहाँ पे कब्जा हो जाए, इस लोग कहते हैं कि हम किसी सेफ प्रोजेक्ट में जो है ना वो अपनी सरमायाकारी करें। और जो पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, सर बस ये आखिरी सवाल आपसे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, मैं उनको कहना चाहूँगा कि देखें, अभी जैसे अभी आपने कहा कि पार्कव्यू सिटी का ये जो सफ़र है ना ये सिर्फ 7 ईयर का है, और 7 ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिमार्केबल अचीवमेट की है, जो डाउनटाउन डिलीवर किया है, जिस तरह से फूड वैली है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे आपको जो मसाजिद है जो अल्हम्दुलिल्लाह पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में आपको नज़र आ रही होगी, वो बड़ी ही एक आप कह लें कि हर चीज़ जो पार्कव्यू सिटी की है ना वो आपको एक यूनिक एक डिफरेंट वे में नज़र आएगी। हमने सिर्फ प्लाट नहीं बेचे, हमने लोगों को एक लाइफस्टाइल दिया है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया है। हम मदिया मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमारे आबा अजदाद भी जो है वो भी घरों में रहते थे। अब डिफरेंस क्या है, वाई वी शुड पे इन मिलियन ऑफ रुपीज़ फॉर प्लॉट और फॉर होम, सिर्फ इसलिए कि हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, हमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पार्कव्यू का सफ़र है ये अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, आप आगे आगे देखें इंशाल्लाह। अभी हमारे कुछ कंपेटिटर हमें डांसिंग फाउंटेन में कॉपी करने का सोच रहे हैं, अभी वो इसको कॉपी कर रहे होंगे, हम आगे चले जाएंगे तो आगे आगे इसमें और बहुत कुछ आएगा। तो आप देखेंगे कि उन लोगों के लिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। नईम अब्बास प्राइस साहब हमारे साथ मार्केटिंग ऑफ पार्कव्यू सिटी हमारे साथ मौजूद थे। और देखें भी हम ज़िंदगी में जितनी भी एफर्ट कर रहे थे वो कर रहे थे अच्छे घर के लिए, ठीक है। और उससे पहले जो ख़वातीन ज़िंदगी में जितनी भी एफर्ट कर रही थी उनकी कोशिश होती है कोई हमसे हमारी उम्र ना पूछे, और अगर हम हमसे हमारी उम्र पूछ ले तो हमारी शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारी उम्र कम है, चाहे उनकी उम्र कम हो या ना हो। इसलिए हम देख रहे हैं मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोसीजर्स भी आ गए हैं। और अभी हमारे से जो कॉलर मौजूद थी वो कुछ ट्रीटमेंट्स की बात बता रही थी, उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स करवा भी लेते। तो मैं आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या जवाब देना चाहेंगी? अच्छा देखिए, पहली चीज़ एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बड़े फ़ख्र से बताया जाता है कि जी हम तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं, अफसोस की बात है। थैंक यू। मैंने आते साल का मैं कुछ पेट मार के इसलिए कि नहीं, इसलिए कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रोसीजर्स की बात नहीं करी, अपना ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना
एक वक्त आता है शादी से पहले हमने वजन कम करना होता है, इस तरह से कम करना होता है कि हमारे सर के बाल भी चले जाते हैं। सारी ट्रीटमेंट्स भी इसी वक्त शुरू कराती है लड़कियां, मतलब इतने क्रेजी हो जाते हैं कि उनकी स्किन तबाह हो जाती है, उनका पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। उसके बाद शादी हो जाती है, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, फिर वो कहानी शुरू हो जाती है। किसी भी तरह से ना अपना ख्याल नहीं रखती हैं, या तो डाइट करेंगी लग के जिसमें बाल भी गए, उसमें स्किन भी गई, आपका पूरी बॉडी खत्म हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं जी अब हमने प्रोसीजर्स करवाने, आपकी स्किन हेल्थ, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, और एकदम से आप चाहते हैं कि जी हम आज कुछ करवाएं और रूम से बाहर निकलें और कुछ से कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। पहली चीज़ प्रोसीजर्स पे जाना है, बिल्कुल जाइए, बट आप किसके पास जाके आप किससे मशवरा ले रहे हैं? अपनी दोस्तों के ऊपर नहीं जाना कि जी मदिया तो ऐसी लग रही है मैं भी यही करवाऊंगी। नहीं, मदिया के ऊपर वो चीज़ अच्छी लग रही है, मदिया को उसकी नीड थी। मतलब दुबई में नहीं जैसे सारी आप लड़कियों को देखते हैं एक जैसी होगी, में सबकी नाक एक जैसी, सबके होंठ एक जैसे, हम 6 के 6 एक जैसे लगे। तो उसमें पहले आपने ये देखना है, फिर जो आपको डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं खुदा के वास्ते उसको मान लीजिए, क्योंकि जब आते हैं ना हमारे पास भी लोग आते हैं, हम उनको कोई चीज़ गाइड करेंगे तो उनका जहन बना हुआ होता है जी मुझे यही करवाना है और इससे मुझे यही रिजल्ट चाहिए। नहीं हो सकता, हम भगा देते हैं उनको। कुछ लोग क्या करते हैं, भगाते नहीं, कहते हैं जी आ जाओ कोई बात नहीं, उल्टी छुरी से काट लेंगे, तो उसके बाद ये हाल होता है। अच्छा, फिर उम्र में देखती हूँ कि बहुत सारी स्किन केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर कहीं से वो कहते हैं चले जी वैसे बॉडी में आपको भी लिवर की प्रॉब्लम हो जाए, किडनीज की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर आप एक दूसरा ओपिनियन ले लेते हैं। लेकिन स्किन में आपको डर ये लगता है कि आपको लगता है कि जी एक आपको डॉक्टर ने अगर बना के, और बहुत से लोग ये करते भी हैं कि एक डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, आपने कहा नहीं जी मुझे तो है ना, मुझे पता मुझे है, तो आप अगले के पास जब जाते हैं ओपिनियन लेने की जगह नहीं तो आपको बहुत जरूरत है, अभी करो, उसमें आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाए। तो इतने केसेस सामने आते हैं इसमें। अच्छा, जैसे ये केस थी ना, अब ये कहेंगी थी मेरा तो एस्थेटिक ट्रीटमेंट पे से ईमान ही उड़ गया, ठीक है। द थिंग इज दैट कि इन्होंने यहाँ पे तो बोटॉक्स करवा लिया, फॉरहेड की लाइंस जो है वो वैनिश हो गई। अब ये मसल होता है डाउ, इसको कहते हैं डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। सबसे पहले किसी का 30 में नीचे आना शुरू हो जाता है या मसल नीचे आ रहा है, ठीक है। क्यों नीचे आ रहा है तेजी से, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। वही थायराइड का इशू, विटामिन डी कम, लो फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल, आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या आप बहुत सैड फेस में रहते हैं, या आपका रोना ज्यादा है, ठीक है। बाज़ लोगों की नेचर होती है। तो द थिंग, या आप जो है पिलो पे एक ही साइड पे सो रहे हैं और नीचे करके सो रहे हैं, मसल को यूं नीचे करके सो रहे हैं, तो वो भी एक वजह होती है। तो इंस्टेड ऑफ थ्रेड लिफ्ट, 40 पे थ्रेड लिफ्ट, आई डोंट नो कि इनकी सिचुएशन थी या नहीं थी, हो सकता है हो। थ्रेड लिफ्ट की जगह अगर सिर्फ ये यहाँ पर इंजेक्ट करवाती बोटॉक्स तो ये मसल यूं लिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो ये जो है, जो इनका जहाँ तक मैंने 1 मिनट की फ़ोन कॉल से असेस किया वो ये है कि ये लिफ्ट अप चाह रही थी इस मसल को और ये मसल, सही है, फॉरहेड के मसल। तो फॉरहेड के मसल हो गए, यहाँ पे जिनसे भी कराया उन्होंने थ्रेड लिफ्ट कर दी। थ्रेड लिफ्ट में कभी भी डाउन मसल अप नहीं जाता, ठीक है। थ्रेड लिफ्ट में, थ्रेड लिफ्ट जो है वो आपके ये मसल्स को लिफ्ट अप, प्लेटिज्मा को लिफ्ट अप करेगा, वो कभी डाउ को नहीं करेगा। डाउ के लिए आपको या तो जो है वो फिलर होगा, और फिलर से भी पहले 30 प्लस पे ही हम जो है, जिनकी नेचर होती है, जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, फेमिलियल जो है होता है, नीचे आ रहा होता है मसल, हम यहाँ पे जो है वो फौरन जो है आपका 1 पिंट लगेगा, 1 से 2, और जो है वो आपका मसल लिफ्ट अप हो जाएगा, और वो बार बार कराने की नीड नहीं होती है। उसके बाद जो है आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड करा सकते हैं कि वो मसल आपका अपवर्ड रहे। अच्छा, कौन सी ट्रीटमेंट है जिनको आप फिर आपको हर 6 महीने के बाद रिन्यू कराना पड़ता है? बोटॉक्स को कराना पड़ता है बेसिकली, लेकिन अब जो है वो बायोस्टिमुलेटर्स आ गए हैं, PDRN आ गए हैं, जो कि आपके नेचुरल कोलेजन को इनहेंस करते हैं। इसीलिए अब फिलर्स जो हैं वो ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके नेचुरल, लेकिन वो होता है अर्ली डिटेक्शन इज द की बेसिकली। अगर आप जितनी जल्दी जो है वो अर्ली जाएंगे उन पे, आपका फेस उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि क्यों ऑब्सोलीट हो रहे हैं फिलर्स जो है वो बड़ा इनहेंसिंग इफेक्ट देते थे, नेचुरल नहीं देते थे। तो अब लेस इज मोर का दौर है, ठीक है, जितना आप कम लगाएंगे उतना अच्छा। व्हाट आर बायोस्टिमुलेटर्स? बायोस्टिमुलेटर्स आपको कोलेजन इंडक्शन करवाते हैं बेसिकली आपकी, और वो इनहेंस करते हैं आपके कोलेजन को उन्हीं एरियाज पे जहाँ पे कम हो रहा होता है। तो उसके एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो लिगामेंट्स के, रिटेंशन लिगामेंट्स कहते हैं उनको, और जहाँ जहाँ आपको फिलर की नीड होती है वहाँ पे आप वो उसके साथ ही फिलर भी लगवा सकते हैं। लेकिन फिलर जो है वो अब तकरीबन ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको नेचुरल एनहांसमेंट देते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मैं अक्सर वो, अब हम ब्रेक में बात भी करते थे, कैटरीना कैफ, वो कितनी खूबसूरत थी, लोग पहले एक दूसरे को कहते थे कि तुम अपने आप को बड़ी कैटरीना कैफ समझते हो, आप कोई किसी को डर के मारे नहीं कहता कि नहीं कहना भाई इसको, मतलब वो वाकई, क्योंकि उसने इतना कुछ, शी हैज ओवरडन हरसेल्फ। हां एग्जैक्टली, आपने सही बात की, लोगों को ये लगेगा। अच्छा, हम जैसे टोनर की बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा
ये टोनर लगाना क्या ये हर एक स्किन को सूट करता है, ये सही है? और दूसरा ये जो हम एक और जाके कराते चाहिए हमारी डर्मा ब्लेडिंग, ये भी करानी चाहिए? बताएं कौन कौन से ओवर हाइट आपको लगते हैं प्रोसीजर्स हैं? देखिए डर्मा प्लेनिंग जो है वो बेसिकली सिर्फ व्हेन द स्किन नीड्स इट, इट्स टू बी डन। और वो स्किन की क्या नीड होती है? डर्मा प्लेनिंग होता क्या है, डर्मा प्लेनिंग एक स्कैपल से किया जाता है, ब्लेड की तरह, जिससे असल में ऑपरेशंस होते हैं। जी 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 जी। बट ऑपरेशन वाले तो ज़रा शार्प होते हैं, ये राउंडेड होता है आगे से। और डर्मा प्लेनिंग करते हैं हम डेड स्किन को उतारने के लिए। अब जाहिर है जब आप डर्मा प्लेनिंग कर रहे होंगे तो साथ जो रुआं है वो भी साथ चला जाएगा। अब डर्मा अच्छा उससे फेशियल में या किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर में वो उसको करना हम इसलिए करते हैं कि उसमें जो सीरम की पेनिट्रेशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि डेड स्किन सारी उतर गई, पोर्स आपके सारे स्किन खुल गई, तो जो भी आप उसमें कॉकटेल्स डालेंगे वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट होंगे स्किन में और रिज़ल्ट अच्छा आएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब होता ये है कि जो क्लाइंट आती हैं या जो बच्चियां आती हैं जो फेसबुक पे हर ये क्या जो भी टिकटॉक है उस पर हाँ हर किसी ने जो है वो कोरियंस ने शुरू किया टिंकर्स के साथ, वो बेसिकली आईब्रोज बनाती हैं अपनी उसके साथ, क्योंकि वहाँ थ्रेडिंग का तो अब कॉन्सेप्ट शुरू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो तो टिंकर लेके अपनी आईब्रोज इसी तरह हल्की आदि तो जैसे मैंने देखे ऐसे लोगों की आईब्रोज गायब होती हैं, बाकी खुद बना लेती हैं, कभी नीचे कर ली कभी ऊपर कर ली। और जापानीज कोरियन जितनी भी ये एशियन स्किन्स हैं इनके मुंह पे बाल नहीं होते, आपने देखा होगा इनकी आदमियों की भी दाढ़ियां नहीं होती, तो एक आध एक बाल इधर एक बाल, इनके बाल ही नहीं होते। बिल्कुल हाँ। तो ये हम लोगों ने फिर एक वो कौन है टिकटॉकर जो भी है इन्फ्लुएंसर कोई जो अलहुदा कह रही हूँ, हुदा ब्यूटी वाली जो है, हुदा ब्यूटी वाली जो है उसने शुरू की ये सबसे पहले डर्मा प्लेनिंग। वो एक ऐसी हाइप क्रिएट हुई कि जी इन्होंने भी करा लिया, मैंने भी करा लिया, इसने भी करा लिया, उसने कहा मैं पीछे कह रहा हूँ मैं भी कराऊंगी, वरना मैं तो फिर इन नहीं होंगी ना, मुझे तो आउट कर देंगे कम्युनिटी में से। सो डर्मा प्लेनिंग बेसिकली अब जो हमारे यहाँ हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है फेशियल रिमूवल के लिए, इट्स नॉट फेशियल रिमूवल। वो जी वो एक रेजर भी आता है टिंकर रेजर कहते हैं, अच्छा उससे लड़कियों के बाल और मोटे हो गए हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो है सिर्फ डेड स्किन उतारना। अब जब डेड स्किन उतरेगी तो रुआं साथ ऑटोमेटिकली उतरेगा। अब होता क्या है कि लड़कियां आती हैं कि जी मुझे सिर्फ डर्मा प्लेनिंग करानी है और मुझे बस मास्क लगा दें तो मेरा तो फेशियल कंप्लीट हो गया। ये नहीं होता डर्मा प्लेनिंग का तरीका, और ये एक फेशियल का तरीका भी नहीं है कि खाली डर्मा प्लेनिंग की और आपने मास्क लगा दिया ऊपर। सो वैक्स नहीं करनी मैंने तो मेरी डर्मा प्लेनिंग कर दो। भी आप तो शेव कर रहे हैं ना, तो शेव इज नॉट इट्स नॉट फॉर अस। हमारा बाल जेनेटिकली मोटा है, गोरों का बाल पतला पतंग होता है, उसमें जान ही नहीं होती उनके ब्लॉन्ड बाल में। मैंने अक्सर देखा उनके बालों नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल लाइट भी होते हैं, लाइट कलर्ड भी होते हैं, और पतला बाल भी होता है ना, बिल्कुल वेलस बाल होता है उनका, रुआं होता है। हमारा बाल है मोटा, इसमें मेलानिन है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर है। तो वही हमारी जब हम रोज वो करेंगे डर्मा प्लेनिंग करेंगे तो हमारे तो मोटी दाढ़ी निकलना शुरू हो जाएगी ना। तो ये प्रॉब्लम के बारे में कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, मतलब खवातीन जो है वो उसमें अवॉइड ही करें, क्योंकि देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग कर रहे हैं, भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ना रोज़ सैलून जा सकते हैं, आप ना रोज़ डॉक्टर के पास भाग सकते हैं, आप वो चीज़ करें जो आपकी स्किन को अच्छी आपकी स्किन के लिए बेहतर है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी मजीद कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनकी राय हमारे लिए जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम बिला वजह अपने इतने पैसे खर्च मत करें इतने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में। और कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें नुकसान हमें ही हो रहा होता है। जैसे अगर मैं ब्लीच के हवाले से बात करूं, फिर अभी भी सोचें इतना टाइम गुजर गया, हम आज भी लोगों को बता रहे थे कि भी वो जो 4-5 क्रीमें है ना जिसको आप देगचे में घोल के बना रहे होते हैं वो नहीं लगानी, क्योंकि उसके बाद वो लोग लगाते हैं जल्दी जल्दी गोरे भी हो जाते हैं। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं फिर हमारी तो आपको पता है धूप कितनी बुरी है, फिर अपना रंग साड़ के बैठ जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर हम ना अपनी वो पैचेस वाली स्किन लेके बैठ जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता। तो मैं ज़रा चाहूँगी कि मैं अपने एक्सपर्ट से इनकी राय में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी चाहिए और वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब और वो 2 चीज़ें जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए वो कौन सी है, अब ज़रा मैं पूछूंगी। मैं आपसे शुरू करूंगी, पहले आप मुझे बताएं। अच्छा, तो अगर आप मुझ पे आएँ तो पहले मैं आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़ बताऊंगी।
और वो ये है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे जितने क्लाइंट्स हैं दे हैव बीन आस्किंग कि रेंट्री का एक और ब्रांच खुले. थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ आपके क्वेश्चन से, वील कम टू दैट. सो आई जस्ट वांटेड टू लेट एवरीबडी नो दैट आई एम सुपर एक्साइटेड दैट वी आर ओपनिंग अनदर ब्रांच एट टीपू सुल्तान. एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज एक घर के अंदर है और जो रेंट्री का एक एनवायरनमेंट है ना, जहाँ आते ही साथ आपको सुकून मिलता है. वहाँ तो जो सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ें हैं ना, इट्स सो अमेजिंग. सो इंशाल्लाह वी आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जो एक चीज़ कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए इज़ ब्लीच. ठीक है, आई थिंक ब्लीच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन. और ये मैंने डे 1 से कहा है कि फेस पे कोई भी हार्श प्रोडक्ट लगाने से पहले 10 दफ़ा आप सोचें. इसी तरह आई वुड प्रेफर कि क्लाइंट स्टे अवे फ्रॉम केमिकल वो जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं, बिकॉज हर कोई यहाँ दे आर गुड इफ़ द राइट पर्सन इज़ डूइंग इट, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है जो इसके एक्सपर्ट्स हैं. सो दीज 2 थिंग्स आई वुड आस्क क्लाइंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम. एंड क्या चीज़ ज़रूर करवानी है, एज वी ऑल सेड के फेशियल लग्जरी है, तो क्या फिर रह गया कि घर पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होम केयर रूटीन हो जिसमें 2 तरीके की चीज़ें आनी चाहिए. एक इंटरनल कि आप खा पी क्या रही हैं, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आप पानी कितना ले रही हैं, आप टेंशन कितना लेती हैं, आप स्ट्रेस कितना लेती हैं. सो वर्क ऑन दैट. एंड देन फेस केयर. सो जो चीज़ रेजिमेंटेड आपके फेस केयर में होनी चाहिए है, इसके रात में आपने बहुत अच्छे से फेस क्लेंस किया है. इफ़ यू आर द टाइप जो बहुत ज़्यादा मेकअप लगाता है या सन ब्लॉक और एक्सपोजर आउटसाइड ज़्यादा है, डबल क्लेंस कर लें आप. अच्छा, बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं. वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक स्किन को एक्सफोलिएट करें, विच मीन्स डेड स्किन उतारें. एंड ऑफ कोर्स द होली ग्रेल ऑफ इट ऑल इज़ योर सन ब्लॉक. आपने लगाना है सन ब्लॉक जरूर लगाना है. अच्छा शाजिया हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है मजा? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र. शाजिया क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो थैंक्स अ लॉट, और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, और जो आपके साथ सारे गेस्ट बैठे हैं उनको भी, और सबका थैंक्स, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया जी. और आप क्या पूछना चाहेंगी शाजिया? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि मेरे फेस पे ओपन पोर्स हो रहे हैं और दूसरा ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं. हालांकि मैं सन ब्लॉक भी यूज़ करती हूँ और कोई फेशियल नहीं लेती कॉलेज में जाके या फिर कुछ इस तरह से, कोई मैंने स्किन ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. तो प्लीज़ उनमें से मुझे कुछ पूछ के बता दें जो मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. ठीक है. अच्छा, आप अपनी एज बताना चाहोगे? जी डेफिनेटली, आई एम 33 years old. अच्छा ठीक है. हाँ जी, 23 में उनके पोर्स हो. 33 जी. अच्छा, 2 चीज़ें इन्होंने की कि पोर्स ओपन हो रहे हैं स्किन, और दूसरा जो है ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं, और इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया सिवाय सनस्क्रीन लगाने की. पहली चीज़ कि जो हल्के फुल्के ट्रीटमेंट्स हैं वो ले सकती हैं और बिल्कुल लेना चाहिए इनको. जैसे कि माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, वो इनके लिए अच्छा है, पोर्स के लिए भी और ब्राउन स्पॉट्स के लिए. दूसरी चीज़, अगर ब्राउन स्पॉट्स को क्योर करना है, पहले तो रीज़न क्या है वो जाने, किसी से चेकअप करवा लें, और उसके बाद नियासिनामाइड और विटामिन C, ये 2 चीज़ें ज़रूर लगाएं. सनस्क्रीन जो है इन्होंने प्रॉपर लगाना है, और मॉइस्चराइजिंग का खास ख्याल रखें. और सनस्क्रीन भी आपको पता ना कि उसके वो 3 घंटे के बाद आपने उसको रिफ्रेश अगर बाहर जा रहे हैं, ये नहीं कि सुबह लगाया तो अब शाम तक लगा रहेगा, उसको आपने रिफ्रेश करना है. मैं तो मुंह नहीं धो रही, इतना महंगा सन ब्लॉक लगाया, ऐसा नहीं करना. दूसरा ये कि देखिए, पोर्स जब ओपन होते हैं कि जी अब तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या लूज़ हो रही है, तो पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं. तो उसके लिए कि आपने अपनी प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है, आइसिंग करनी है, और साथ साथ जो है जैसे आपने शीट मास्क लगा लिए हैं, या फिर आप जैसे मैंने कहा कि PRP करवा लीजिए, तो वो पोर्स को मिनिमाइज़ करती है, या माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो कि पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगी. अच्छा उम्मे, अब आपने मुझे बताना है कि 2 अच्छी चीज़ें क्या हैं और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. लेकिन उससे पहले आपने जो कहा ना कि आइसिंग करनी है, ये बड़ा ट्रेंड है ना कि आप एक बोल में बर्फ़ डालें, उसके बाद मुँह डाल लें उसमें. आप लोग डॉक्टर्स जो 2 हैं, ठीक है, आप लोग उसको वैसे एडवाइस करते हैं इसी चीज़ के लिए? आइसिंग ऑन द फेस आप कर सकते हैं. ठीक है. द थिंग इज दैट कि रिसेंटली वो जो ट्रेंड चला उसमें जो है वो 2 डेथ्स रिपोर्टेड है. सही है कि वो पानी में डाला आपने, बर्फ़ के पानी में, और इमीडिएटली एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं वेज़ोवेगल सिंकोप. ठीक है, शॉक. तो ब्रेन जो है वो बिल्कुल सडन टेम्परेचर डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसकी वजह से ऑक्सीजन शट डाउन हुई, एंड इट इमीडिएटली शट डाउन योर हार्ट.
तो आपकी डेथ हो गई। ठीक है, अब ये इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके साथ ही ऐसा हो सकता है, बट इट्स नॉट सेफ। अगर आपको लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स अगर किसी को भी हो रहे हैं तो सबसे पहले उसका रीज़न ये है कि आपका जो स्वेट है, जो पसीना है, वो एसिडिक हो रहा है, जो कि आपकी स्किन को फाड़ रहा है। ठीक है, अब उसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं। पानी का इंटेक नहीं है, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, बहुत हैवी फूड रात में लेते हैं, लेट नाइट स्लीप है, पानी का इंटेक बहुत ही कम है। तो ये बहुत सारी रीज़न है, विटामिन डी की कमी है, और ये सारी चीज़ें जो आपका फूड, आपका स्लीप पैटर्न, ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से ओपन पोर्स होते हैं। अब आप उसके ऊपर आइसिंग करें, कुछ भी करें, जब आप इंटरनल रीज़न को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि पसीना क्यों एसिडिक है, तब तक कि आपके ओपन पोर्स नहीं सही होंगे। ठीक है, जो भी सीरम्स हैं, जो भी आप आइसिंग वगैरह, वो आपको उस वक्त असर देंगे, लेकिन वही आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको करते ही रहना पड़ेगा। सही। साइमा आप बताएं। स्किन पे पोर्स होना एक नॉर्मल चीज़ है। ओपन पोर किस लेवल तक ओपन है ये आपको देखने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन के सेल्फी वाले कैमरा से देख रही हूँ और बहुत जूम करके देख रही हूँ तो मुझे लगेगा बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, जिसको मुझे इग्नोर करने की ज़रूरत है। हाँ, बट अगर पोर्स इतने ओपन है कि वो दूर से ऑब्वियस हो रहे हैं या आपके मेकअप कर रहे हैं और उसके बाद वो ऑरेंज पील वाली अपीयरेंस दे रहे हैं, देन वी नीड टू ट्रीट दोज पोर्स। सही। अच्छा उम्मे, 2 चीज़ें जो करनी चाहिए और जो चीज़ें जो करनी चाहिए उसमें जैसे अभी कहा कि एक तो स्किन केयर लाजमी करनी चाहिए, जो भी आपकी स्किन की नीड है उसके हिसाब से मॉइस्चराइजिंग है, आपको स्किन क्लेंजिंग है और सन स्क्रीन लगाना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट्स में जो है मैं कहती हूँ PRP लाजमी अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। नहीं करने में बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं जी PRP 8,000 में, क्या इतना सस्ता PRP हो सकता है? ये भी बता दो, क्योंकि लोग सस्ते की वजह से ना हर जगह चले जाते हैं। 8,000 तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लोग, तो 2,000 के भी देखिए, 2,000 के भी रमजान में मैंने डिफेंस में कोई क्लिनिक 2000 में बोटॉक्स इन 2,000 रुपीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका खाली वायर है, वो मतलब खाली वायर में आप पानी डालेंगे 2,000 में लग जाएगा। 2,000 रुपीज द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि 2,000 रुपए में वो आपको क्या कर रहे हैं। अच्छा जो नहीं कर, अच्छा वो आपका PRP का ये कि नहीं हो सकता, जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ आपका ब्लड लेके उसको ऐसे रख के और लगा रहे हैं, तो वो फायदा नहीं देगा। जो चीज़ नहीं करवानी चाहिए, जो अवॉइड करना चाहिए, जो मुझे लगता है, एक तो बोटॉक्स नहीं करवाना चाहिए, और दूसरा बहुत ज़्यादा जो फिलर्स हैं या जो एसिड्स का इस्तेमाल जो बच्चियाँ आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हैं, जी हमने ग्लाइकोलिक लगाना है ऑनलाइन लेके, जी बिल्कुल, उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। आप बताएं। बिल्कुल, 2 चीज़ें जो नहीं करानी चाहिए ना, उसमें एक तो वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग जो है वो आपके पोर्स को ओपन कर देगी और बाल आपकी जड़ से बार बार निकलेगा। एंड इफ़ यू हैव PCOS या फिर आपका कोई और थायराइड का इशू है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल की जड़ मोटा होना शुरू हो जाएगी, और जितनी बाल की जड़ मोटी होगी तो आपका बाल और ज़्यादा थिक निकलना शुरू हो जाएगा। तो थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग एक तो बिग नो। लोग कहते हैं जी करा लो वैक्स, आप जल्दी कराना शुरू करोगे बाल खत्म हो जाएंगे। यस, नहीं, क्योंकि अगर आप अपने हार्मोन्स के ऐसे पीक लेवल पे हैं, या फेस वैक्स या एंड सेकेंड ट्रीटमेंट ब्लीच। ऑब्वियसली ब्लीच तो जैसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना डेविस्टेटिंग रोल है उसका स्किन पे, तो डेफिनेटली आप बिग नो टू डू। एंड जो चीज़ें करानी चाहिए वो देखना ये है कि आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, जो आपकी स्किन के लिए अप्रोप्रिएट है वो ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, इसमें क्लेंजिंग मस्ट थिंग जो आपने ज़रूर करनी है घर पे किसी ना किसी तरीके से। आप डॉक्टर से डिस्कस कर लें, अगर आपको समझ नहीं आ रही है अप्रोप्रिएट क्लेंजर यूज़ करें। एंड सेकंड एक्सफोलिएशन, बट केमिकल पीलिंग एट होम इज़ डिस्करेज्ड, बिग नो। भाई लोग कौन है बैठे हुए, भाई साइंसदान जो घर में केमिकल पीलिंग कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर ये भी सिखा रहे हैं, ये बॉटल लेके आप घर में कर लीजिए। तो दूर की बात है, मैंने जैसा एज आई सेड, मुझे तो ये भी डर लगेगा कि इफ आई एम गोइंग टू समबडी एन एस्थेटिशियन, मैं उनसे भी ना कहूं, ओनली गेट इट डन फ्रॉम अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, उसके अलावा नहीं। आर्या जी बताइए। देखें, सबसे पहले तो जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं होम केयर के लिए, आपको नहीं समझ आती कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, आपको अपनी स्किन का कभी नहीं पता होता। जैसे अब ये ब्राउन स्पॉट्स कह रही थी, ब्राउन स्पॉट्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। किस किस्म के ब्राउन स्पॉट्स हैं, हमने तो उनकी कॉल देखे बगैर सब कुछ बता दिया, बट वी डोंट नो वो फ्रेकल्स हैं, वो पिगमेंटेशन है, वो छाइयाँ हैं, वो पैचेस हैं, क्या है। सो एक जो क्लाइंट होता है उसको भी नहीं पता कि मेरी स्किन पे क्या है। तो आई थिंक द बेस्ट इज़ कि आप पहले अपनी स्किन एनालाइज कराएं। स्किन एनालिसिस के बाद फिर जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएं वो आप यूज़ करें। सन ब्लॉक्स का जो है वो बिल्कुल है कि आपने 3-3 घंटे के बाद लगाना है, बट SPF 30 से ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। SPF 50, SPF 100, SPF 400
वो उनके केमिकल्स बढ़ते चले जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स उनके और बढ़ते चले जाते हैं। हमारा मौसम ऐसा है, हमारा मज़हब ऐसा है कि हमने हर 3 घंटे के बाद नमाज तो पढ़नी है, वुज़ू हमने करना है, तो वाई नॉट अप्लाई अ सन ब्लॉक विच इज़ SPF 30 जिसकी अफादियत ही आपके मुंह पे 3 घंटे के लिए है। उसके बाद आप वुज़ू करें, अपना स्प्लैश ऑफ पानी करें और दोबारा सन ब्लॉक अप्लाई कर लें। आपकी स्किन सेफ भी रहेगी, आपकी धूप से सारा कुछ होगा। और दूसरा ये कि हाँ, एंड देन यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं तो अब गर्मियों का सामान आएगा ना। आप सर्दियों का होम केयर रूटीन गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आपको एकदम चेंज करना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंगली हम एवरी ईयर वे ग्रोइंग ओल्डर, राइट, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स लेने हैं, हमें सीरम्स इंड्यूस करने हैं, हमें एक्सफोलिएशंस करनी है, हमें जो भी करना है। सो ये होम केयर में सबसे ज़रूरी है कि स्किन एनालिसिस हो, सन ब्लॉक SPF 30 से ज़्यादा ना हो, 3-3 घंटे के बाद लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो लगाती नहीं सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपके अपने लिए अच्छा है, नहीं मेरे घर मैं तो निकलती नहीं बाहर। आपके घर में खिड़कियां हैं, आपके घर में चूल्हा है, सारी हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, खिड़कियों से आपकी UVA और UVB लाइट आ रही है, तो LED लाइट्स हैं, LED। हाँ, तो आपने हर चीज़ को अपनी स्किन को बचाना है। और दूसरा क्या था कि वो ट्रीटमेंट्स नहीं कराने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए। ओके, आई थिंक एनीथिंग विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, नॉट फॉर योर स्किन, वो मत करवाएं। किसी स्पेशलाइज्ड एस्थेटिशियन के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं और उनको पूछें कि भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सही। आपके कंसर्न्स अपने ज़रूर शेयर करें उनके साथ कि जी मुझे ये कंसर्न्स हैं, अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए और क्या करवाना चाहिए। सही। डॉक्टर बुतुल क्विकली 2 ट्रीटमेंट्स जो कि नहीं करवाने चाहिए, वन इज़ अंडर आई फिलर एंड द अदर वन इज़ थ्रेड। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वी हैव एंटर्ड इन द एरा ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। तो अब वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपके अंदर से जो है आपके स्टिमुलेट करवाती हैं स्टेम सेल्स को। ऊपर से जब हम वो स्टेम सेल्स डालते हैं तो आपके अपने स्टेम सेल्स रीजनरेट होते हैं, अंदर से आपको कोलेजन इंडक्शन होता है, तो आपके स्किन खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो करवाने चाहिए, सबसे अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट जो इस वक्त 2025 में अवेलेबल है वो है प्योराजोम। अब प्योराजोम क्या है? PRP विद एक्सोजोम। बेस्ट फॉर हेयर, बेस्ट फॉर स्किन, बेस्ट फॉर योर नी पेन, बेस्ट फॉर योर बॉडी, बेस्ट फॉर एवरीथिंग। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो फ्रॉम 15 ईयर से लेकर 50, 60, 70 जितने एज ग्रुप में चाहें आप अवेलेबल है। बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, नो हार्म एट ऑल। आपकी अपनी बॉडी आपकी अपनी चीजें अच्छी प्रोड्यूस करेगी और आपको फायदा होगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।